अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का 7वां लेक्चर लेकर मैं आया हूँ। तो होप सो आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रही हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक्स दे दूँगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये आपसे एक क्वेश्चन है कि एस इज़ इक्वल टू वी टी, जो आपको फेमस फार्मूला है। इसमें जो एस है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है या हमारा डिस्टेंस है, ये आपने बताना है। अब सारे जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि एस में, इस फार्मूले में एस जो है वो हमारा डिस्टेंस होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी यही यूज़ होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन का प्रूफ भी देखेंगे कि, और इसको प्रूफ करेंगे कि एस में आज वो सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो जाएगी कि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस लेक्चर में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। और चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो ये जो हमारे पास एक ग्राफ है ये है यूनिफॉर्म क्वांटिटी का, कि किस कोई भी अगर क्वांटिटी यूनिफॉर्म है, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है चाहे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसका ग्राफ हमेशा इस तरह ही बनता है। तो जब इस तरह का ग्राफ बनता है तो ग्राफ में क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर मैं, अगर मैंने ये फॉर एग्जांपल ग्राफ मैंने लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। तो ग्राफ में आप वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, आपको स्लोप फाइंड करना पड़ती है। तो जब आप स्लोप फाइंड कर लेते हैं फिर आप, तो इस पॉइंट पर आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अगर इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मुझे स्लोप फाइंड करनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो जब मैं स्लोप फाइंड करूँगा तो मेरे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि चाहे मैं इस पॉइंट पर स्लोप ड्रा करूँ, इस पॉइंट पर स्लोप ड्रा करूँ, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे, वो सारी स्लोप्स क्या आ रही हैं, कांस्टेंट आ रही हैं। तो ग्राफ में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, अगर मैं इस पॉइंट पर मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं हॉरिजॉन्टल या टेंजेंट को ड्रा करूँगा। टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको सिर्फ इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो जब भी आपने ग्राफ से वैल्यूज फाइंड करनी तो सबसे पहले आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो जो यूनिफॉर्म क्वांटिटी का जो ग्राफ होता है इस पर जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और तरीके से ड्रॉ करेंगे तो वो इस लाइन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने के बजाय दो तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो अगर आप दो तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा वो फिर टेंजेंट नहीं होगा, तो वो फिर आप वैल्यू सही तरह नहीं निकाल सकते। तो जब भी आपने ग्राफ से वैल्यू निकालनी है तो आपने टेंजेंट को ड्रा करना है। टेंजेंट को इस तरह ड्रा करना है कि वो लाइन को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो इस लाइन का जब भी आप ड्रा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही आपको ड्रा करना पड़ेगा। तो मैं चाहे इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा करता हूँ, चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एंगल यानी कि हमारा चेंज नहीं हो रहा, जितना एंगल यहाँ पे है उतनी एंगल यहाँ पे बन रहा है, उतनी एंगल यहाँ पे बन रहा है, उतनी एंगल भी यहाँ पे बन रहा है। यानी जो हमारी स्लोप है वो हमारी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो ये फिर आप एमसीक्यू में ये आ सकता है कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो स्लोप होती है वो क्या होती है, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे ये ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो, स्लोप हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और स्लोप किसके इक्वल होती है, टैन थीटा के, ये आपने याद करना है। तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी का जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, हमेशा टैन थीटा की इक्वल होती है, और हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अभी तक हमने दो पॉइंट्स सीखे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म क्वांटिटी का जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ हमेशा इस तरह का बनेगा, और इसकी ग्राफ से वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, और इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। और स्लोप किसके इक्वल होती है, टैन थीटा के। और टैन थीटा आपको पता ही है कि वो साइन ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो वो फिर आप वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें ये
स्लोप tan थीटा की इक्वल कैसे आती है वो अब हम फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर ड्रॉ किया और एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये हमने दो पॉइंट्स ग्राफ पे ले लिए। तो इस दो पॉइंट्स में मैंने क्या करना है, मैंने ये चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है कि पहले वो गाड़ी यहाँ पे थी, अब गाड़ी यहाँ पे आ गई, तो वेलोसिटी में कितना चेंज है, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी यहाँ पर है। तो यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स के लॉन्ग एक्स वन होगा, वाई का लॉन्ग वाई वन होगा, यहाँ पे एक्स टू और वाई टू कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो स्लोप किसके इक्वल होती है, tan थीटा के, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वाई टू माइनस वन, यानी कि परपेंडिकुलर ये है हमारा ये वाला। तो ये हमारा सारा परपेंडिकुलर, लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने सिर्फ इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से लेकर इस हिस्से तक हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड हमने करनी है। तो टोटल जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, y2 है, यहां से लेकर इतनी। तो हमें सिर्फ इस पोर्शन की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, और इस पोर्शन के लिए लेंथ कितनी है, y1, तो हम y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, तो पीछे हमारे पास ये रीजन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसी तरह ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी। इसी तरह जो बेस है यहाँ से लेकर इतनी जो लेंथ है इस पॉइंट तक, वो हमारी कितनी है, x2, और यहाँ से लेकर कितनी लेंथ कितनी है, x1। तो हमें क्या चाहिए, तो हमें सिर्फ इस हिस्से की लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, पीछे हमारे पास इस हिस्से की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो वो क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। तो मीन्स जब आपने हॉरिज यूनिफॉर्म क्वांटिटी के लिए आपने स्लोप फाइंड करनी है, तो ये आपका फार्मूला होगा ग्राफ के लिए। तो आपने क्या करना है कि y2 माइनस y1 करना है और x2 माइनस x1 करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और ग्राफ के मदद से वो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कंप्यूटर में डायरेक्ट क्या करते हैं, वो इस फार्मूले वैल्यूज पुट करके आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। तो अगर आप में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने वैल्यू निकालनी है। तो आपने कुछ सी भी दो पॉइंट पर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेने जहाँ पे आप उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहती हैं, और फिर वो y2 माइनस y1 करके और x2 माइनस x1 करके फिर आप उसका स्लोप आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, या यूनिफॉर्म या एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है, तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, बल्कि उसका ग्राफ में क्या होगा, कर्व होगी। तो फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है। अब इस तरह का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उससे हमारी वैल्यू नहीं आएगी। तो आपने जो रूल ये है कि आपने टेंजेंट को इस तरह ड्रॉ करना है कि वो लाइन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू फाइंड करना चाहता तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेंजेंट को ड्रॉ कर दूंगा। तो क्योंकि ड्राइंग में है तो इसलिए ये इशू हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये इस तरह मैंने ये क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट में मैंने ये टेंजेंट को क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ये वाला। यानी कि वेरिएबल के लिए हर पे टेंजेंट पर, हर पॉइंट पर टेंजेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और इस यूनिफॉर्म के लिए हर पॉइंट पर टेंजेंट सेम था, लेकिन वेरिएबल ग्राफ के लिए हर पॉइंट पर टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम वैल्यू नहीं होती। तो अब अगर आप कहें जी मैंने हॉरिजॉन्टल जो है वो मैंने टेंजेंट को ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल ये आप क्या करते हैं, ये आपने ड्रॉ कर लिया। तो अगर तो आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आपने वो मतलब इस सारे जब भी आपने चाहे यूनिफॉर्म ग्राफ हो या ये वेरिएबल हो, वैसे यूनिफॉर्म के लिए तो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। जो वेरिएबल ग्राफ होगा, वेरिएबल ग्राफ में आपने क्या करना है, आपने उस तरह का टेंजेंट ड्रॉ करना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, वो लाइन को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया इट मीन्स वो फिर हमारा टेंजेंट नहीं बन रहा, वो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो आपने
जिस पॉइंट पर आपने वैल्यू मालूम करनी है तो आपने टेंजेंट किस तरह ड्रा करना है कि वो एक ही पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे ना करे। अब यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही थी, इसलिए हमारी ये स्लोप कर्व आ रही है। तो क्योंकि वैल्यूज के हिसाब से इसलिए ये किसने कर्व बना लिया है, तो अब हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट होगा। तो जब आपने स्लोप फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, वही बात, दो पॉइंट्स आपने लेने होती हैं। तो एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉइंट वन लिया और एक पॉइंट टू लिया। अब ग्राफ में तो ये आपको बड़े पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब देखें मतलब है इनका मान डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन इन रियलिटी आपने क्या करना है, पॉइंट्स वन एंड टू आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपने क्या करना है, सपोज करना है कि वो आपने जो पॉइंट्स लेने हैं वो वेरी वेरी क्लोज हो। क्योंकि जब हम खुद कैलकुलेशन करते हैं तो ग्राफ में क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक मैंने पॉइंट ये लिया है तो दूसरा पॉइंट भी इसके थोड़ा सा ही दूर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। इसलिए फिर मैंने क्या लिया, मैंने इस तरह डिस्टेंस क्या कर लिया, ज़्यादा कर लिया। लेकिन आपने यही समझना है कि इन रियलिटी जब भी आपने पॉइंट्स लेनी है, कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली दो पॉइंट्स वेरी वेरी क्लोज ले लेगा। तो क्योंकि आपको समझाने के लिए फिर अगर मैं देखे ये मैंने वो कि ये दो पॉइंट्स लिए हैं आपको नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैंने दो पॉइंट्स दूर दो ले लिए हैं ताकि आपको समझाने के लिए कंसेप्ट। लेकिन इन रियलिटी क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है। जब क्लोज पॉइंट्स होंगे तभी जो टेंजेंट है वो एक लाइन पे ड्रॉ वो इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये पॉइंट्स में ज़्यादा वो डिस्टेंस पे ले लो तो फिर टेंजेंट ऐसा बनेगा ही नहीं जो एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर ले। उसके लिए फिर वो दो पॉइंट्स वो इंटरसेक्ट आपके हमेशा होगी, तो वो फिर कैलकुलेशन हमारी ठीक नहीं होगी। तो सिंपल ये है कि वेरिएबल ग्राफ में जो आपने दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैंने दो पॉइंट्स दूर लिए, लेकिन इन रियलिटी ये दो पॉइंट्स बहुत ही क्लोज हैं। फॉर वेरिएबल ग्राफ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट स्लोप वी ड्रॉ आ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एनी लाइन विच इंटर टचेस द ग्राफ एट एनी वन पॉइंट। ये टेंजेंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमें क्या बना लिया, हमने ट्राइंगल बना रही, यानी कि यहाँ पर हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए, फिर हमने टेंजेंट को ड्रा किया, फिर हमने क्या कि उसको एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया और वाई एक्सिस के साथ मिला दिया। तो हमारी क्या बन गई, एक ये ट्राइंगल बन रही। ये हमारे दो पॉइंट्स है, वन और यो टू, और ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है। तो ये हमने नीचे एक लाइन ड्रा की और एक इस लाइन ड्रा की ताकि ये हमारे क्या बन जाए, एक ट्राइंगल बन जाए। अब इस ट्राइंगल में जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा वो वाई साइड होती है, और जो थीटा के साथ जो लाइट साइड से लेटी हुई होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्स वाली साइड। तो ये थीटा के साथ लेटी हुई है तो ये हमारा डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स मतलब है वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, क्योंकि वन और टू वेरी वेरी क्लोज पॉइंट्स है। और डी वाई भी क्या है, चेंज इन अलोंग वाई एक्सिस, वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। अगर हम लिखते हैं ना डेल्टा वाई, ये पॉइंट आप नोट कर लें, अगर हम जब भी हम लिखते हैं डेल्टा वाई तो इसका मतलब होता है जो चेंज है वो क्या होती है, वेरी लार्ज होती है, वो स्मॉल चेंज नहीं होती है। तो डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज है। तो जब भी आपने एवरेज वेलोसिटी आप मालूम करते हैं तो आप डी वाई नहीं लिखते बल्कि डेल्टा वाई आप लिखते हो, वेरी लार्ज, वेरी तो डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज। और डी एक्स का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स एक्सेस। इतनी स्मॉल होती है कि जो डेल्टा टी क्या होता है वो अप्रोचेस टू जीरो होता है, यानी कि टाइम इंटरवल अप्रोक्सीमेटली जीरो होते हैं, इतनी स्मॉल लेंथ होती है डी एक्स। तो यहाँ पे भी डी एक्स आज इसका मतलब है वहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो है, हमारा टी इज इक्वल टू ज़ीरो अप्रोक्सीमेटली, वो और ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे भी डी आ जाए। और जहाँ पर डेल्टा वाई आ जाए वहाँ पर टी क्या होता है, वेरी लार्ज टाइम होता है, वहाँ पर टी ज़ीरो को अप्रोच नहीं करता, वहाँ पर टी क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज। तो डी वाई हमारी क्या है, चेंज इन लेंथ अलोंग वाई एक्सेस। तो स्लोप किसके इक्वल होती है, टैन थीटा के इक्वल होती है, ये मैथमेटिकल प्रूव्ड है।
तो अब ये किसके होगी, परपेंडिकुलर हमारा क्या डी वाई और बेस क्या वो हमारा डी एक्स है। तो अब हमारा ये आ गया डी वाई ओवर डी है, डी थीटा डी एक्स आ गया, यहाँ पे डी एक्स आता है, सॉरी यहाँ पे डी थीटा नहीं आता, यहाँ पे एक्स आता है, क्योंकि हमारी जो बेस है वो क्या है एक्स है। तो अब जो डी वाई है वो भी किसके इक्वल होता है वाई टू माइनस वन, क्योंकि इनके बाद जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो यानी कि वो जीरो को अप्रोच कर, इसलिए जो डी एक्स है, जो एक्स के दो पॉइंट्स उनके बाद जो डिस्टेंस वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो वो भी किसके अप्रोचेज वो अप्रोच कर रहे हैं जीरो के। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वाई एक्सेस वाई वर्सेस एक्स एक्सेस। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये स्लोप है ऑफ वाई वर्सेस एक्स, इसके ये उर्दू में इंग्लिश में लैंग्वेज है। तो टेन थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस वन, और ये किसके इक्वल था वो डी वाई ओवर डी एक्स, और ये किसके इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यानी कि ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मीन्स जब भी वेरिएबल ग्राफ होगा तो तब हमारा फार्मूला क्या होगा, तब हमारा फार्मूला ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स होगा। जब हमारा ग्राफ यूनिफॉर्म होगा तब हमारा क्या होगा फार्मूला ये वाला होगा, ये यूनिफॉर्म के लिए है और ये वेरिएबल के लिए है। तो आगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ इस तरह का बनता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हॉरिजॉन, और इस पॉइंट पे मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ वेलोसिटी मालूम करना चाहता हूँ, वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो इस पॉइंट पे फिर क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज अलॉन्ग वाई एक्सेस नहीं हो रहा। देख लीजिए सारा हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है, वाई एक्सेस के अलॉन्ग चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वाई एक्सेस के अलॉन्ग चेंज होता तो फिर ग्राफ ने क्या करना था ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसलिए यहाँ पर चेंज इन वाई क्या हो गया ज़ीरो हो गया, तो हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होगी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर वाई क्या है वो वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, और चेंज इन वाई क्या है वो हमारा ज़ीरो है, तो स्लोप हमारी ज़ीरो आ गई, tan थीटा भी ज़ीरो आ गया। तो फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसी तरह फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाई फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स, तो चाहे वाई फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वाई, चाहे वाई की वैल्यू मैक्सिमम हो चाहे वाई की वैल्यू मिनिमम हो, डी वाई ओवर डी एक्स हमेशा क्या होता है ज़ीरो होता है। यानी जब भी डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो होगा इसका मतलब है वाई हमारा मैक्सिमम है या हमारा मिनिमम है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे बनता है तो इसका मतलब है हमारा वाई मिनिमम है, और अगर हमारा ग्राफ ऐसे बनता है इसका मतलब है वाई हमारा मैक्सिमम है। यानी कि अगर ये शेप बन रही है और साथ में आपको गिवन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि वाई हमारा मैक्सिमम है और आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो अगर हमारा ग्राफ इस शक्ल का बनता है तो फिर आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा वाई इज मिनिमम। द स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं, टाइम हम इस एक्सिस पर लें और यहाँ पर हम क्या लें ये, तो जब भी हम जो स्लोप फाइंड करेंगे वो हमारी क्या होगी वो हमें वेलोसिटी देगी, क्योंकि एस डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होता है वो हमारा होता है वेलोसिटी के। एस ओवर टी को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो यानी कि एस टी की जो स्लोप है वो वेलोसिटी देगी और वी टी की स्लोप क्या ये देगी एक्सेलरेशन, क्योंकि वी ओवर टी किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के होता है, यानी कि वेलोसिटी ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये आप सिंपल याद है वो क्वेश्चन में पता लग जाता है कि एस टी हो तो वो क्योंकि एस डिवाइडेड बाई टी होगा वेलोसिटी और वी डिवाइडेड बाई टी होगा एक्सेलरेशन। अब जो आपसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था कि एस इज इक्वल टू वी टी में हमारा जो एस है ये हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैं आपको बता दूं इसमें हमेशा एस क्या होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, एस डिस्टेंस नहीं होता। कैसे न्यूमेरिकल्स में आपको वो मैग्नीट्यूड ऑफ जब भी आप लिखते हैं ना वैल्यूज पुट करते हैं एस की, तो न्यूमेरिकल में जो छोटी बुक्स होते हैं वहाँ पर लिखा होता है कि डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस हमारा इतना है, डिस्टेंस वो कहते हैं जी हमारा 5 मीटर है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा है तो टाइम फाइंड करें, तो फिर आप फार्मूला क्या लगाते हैं? फिर आप फार्मूला ये लगाते हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म, जब हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी वाला, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जो छोटी बुक्स में न्यूमेरिकल्स होती हैं वो कहते हैं जी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और बॉडी का डिस्टेंस इतना टाइम फाइंड करें, या बॉडी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड करें, बॉडी का डिस्टेंस इतना और टाइम इतना है, तो आप वो वैल्यूज पुट कर देती हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो आप ये कहते हैं जी ऐसा हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि डिस्टेंस इतना है तो टाइम इतना है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड करें, और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड करेंगे ये फार्मूला है, इट मीन्स ये डिस्टेंस है। तो वो जो छोटी बुक्स में वो अभी छोटा लेवल होता है इसलिए वो आपको डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जो अब अच्छी बुक्स हैं वो वहाँ पर आपको बताएगा कि ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइंड करे और मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इतना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा किसके इक्वल होता है? वो हमारा डिस्टेंस के ही इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें होती हैं, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी डायरेक्शन होती है और एक हमारी क्या होती है? लेंथ होती है। तो डायरेक्शन प्लस लेंथ, तो वो किसके इक्वल होता है? वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है, लेकिन आप ये कंप्रोमाइज़ कर लें, ये मैं वो लैपटॉप पे लिखता हूँ तो इसलिए यहाँ पर और ज़रा गंदी हो जाती है। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड को हम क्या कह सकती हैं? डिस्टेंस कह सकती हैं। तो इसलिए या तो अच्छी बुक्स में आपको बताया जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इतनी है, या वो फिर आपको क्या कह देगा? डिस्टेंस इतना है। लेकिन आपने कंसेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए ये डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी वेलोसिटी है वो उसकी वैल्यू कितनी है? t-2, और जो t है वो उसकी वैल्यू कितनी है? 0 से लेकर 4 सेकंड तक है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है? s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि हमारी जो टाइम जो वो 0 से लेकर 4 सेकंड तक है, तो उसको हमने रिस्पेक्ट का इंटीग्रेट कर दिया 0 से 4 तक, और v की वैल्यू हमारी क्या है? t-2, वो हमने पुट कर दी, तो इसको हम इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब वो आपको बता रहा है कि बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? t-2 है, लेकिन डिस्टेंस तो आ रहा है 0। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बॉडी जब मूव करती है, फर्ज है ये बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी है t-2 से, t-2 वेलोसिटी से वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका तो डिस्टेंस तो इसका कवर हो रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है और बॉडी मूव कर रही है। इट मीन्स ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्टेंस नहीं है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 आ सकता है बॉडी चाहे मूव कर रही हो, लेकिन जब बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जब बॉडी मूव कर रही हो तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। जैसे कि आप घर से आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आप घर आ गए, तब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस आपका 0 नहीं होता। तो यानी कि क्योंकि आंसर 0 आ रहा है और बॉडी मूव भी कर रही है, तो जब बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हालांकि 0 हो सकता है। तो लिहाजा प्रूव हुआ कि ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्टेंस नहीं है। सिंस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी t-2, सो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने में तो उसका ज़ाहिर है डिस्टेंस से कभी भी 0 नहीं हो सकता। बट द आंसर इज 0, सो वी कैन से डैट s इज इक्वल टू वी टी
एस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। एक दूसरा इसका दूसरे लिहाज से इसका प्रूफ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब टी हमारा ज़ीरो तो अब उस वेलोसिटी हमारी क्या होगी, v माइनस टू होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी कितना t माइनस टू से चल रही है, t माइनस टू से चल रही है। अब हमारा t क्या है, वो ज़ीरो है। तो जब हम t को ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू मीटर पर सेकंड। तो जब हमारा टी वन होगा तो जब हम वन माइनस टू करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। जब हमारा टी टू हो तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब टी थ्री हो तो थ्री माइनस टू हमारा आंसर क्या आएगा, वन मीटर पर सेकंड। जब टी हमारा फोर हो तो फोर माइनस टू मीटर पर सेकंड। तो माइनस पहले बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, माइनस टू मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी की वेलोसिटी स्टार्ट में माइनस है, बल्कि ये बता रहा है कि बॉडी मूव कर रही है तो तब हमने उसका क्या लिया, वो केस लिया है जब बॉडी मूव कर रही है। तो ड्यूरिंग मोशन हमने ये टाइम इंटरवल को हमने जीरो से लेकर फोर तक हमने इसको देखा है। ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मूव कर रही है और ड्यूरिंग मोशन हमने उसका एक टाइम इंटरवल ले लिया जीरो से फोर और उस वक्त हमने उसकी मोशन को डिस्कस किया है। तो ये आप जानते हैं ये क्वाड्रेंट्स होती हैं। यहाँ पर हमारा x प्लस होता है और यहाँ पर हमारा x माइनस होता है। तो t वेलोसिटी हमारी माइनस टू है, मतलब वेलोसिटी हमारी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनस टू है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस टू है। ठीक हो गया, ये प्लस टू और यहाँ पे क्या प्लस वन हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन है और यहाँ पे क्या है, माइनस टू है। ये मैं नीचे लिख देता हूँ टू, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे प्लस टू है, ये तो आपको जानते ही हैं कि एक्स एक्सिस में वैल्यू प्लस होती है और नेगेटिव एक्सिस में वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह ऊपर क्या, ऊपर है क्योंकि पॉजिटिव वाई है तो यहाँ पे प्लस वन होगा, यहाँ पे प्लस टू होगा। और नीचे नेगेटिव वाई होता है तो यहाँ पर नीचे वैल्यू माइनस वन होगी और वैल्यू क्या होगी, माइनस टू होगी। ये डायरेक्शन के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, वैसे मैग्नीट्यूड में वो नेगेटिव नहीं होती, ये नेगेटिव वन। तो पहले वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, माइनस टू मीटर पर सेकंड, यानी बॉडी यहाँ पे है स्टार्ट में जब हमने उसकी ड्यूरिंग मोशन को हमने स्टडी किया है। फिर वेलोसिटी होगी माइनस वन, फिर बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है ज़ीरो, यानी कि बॉडी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है वन मीटर पर सेकंड, बॉडी यहाँ पे आ गई। फिर उसकी वेलोसिटी हो जाती है टू मीटर पर सेकंड, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिसकंसेप्ट हो गया, एक मिनट, इसको मैं रेज कर देता हूँ। देखिए पहले बॉडी क्या होती है, पहले बॉडी की वेलोसिटी है माइनस टू मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी होती है माइनस वन मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी होती है ज़ीरो मीटर पर सेकंड, फिर उसकी वेलोसिटी होती है वन, फिर होती है टू। यानी कि पहले बॉडी यहाँ पे मौजूद है, पहले वो गई बैकवर्ड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस टू मीटर पर सेकंड, इसी में डायरेक्शन में होगी ना, माइनस टू मीटर पर सेकंड। फिर बॉडी क्या करती है, फिर बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होती है, वैल्यू पॉजिटिव एक्स है वो होती है। पहले बॉडी यहाँ पे थी तो बॉडी की वेलोसिटी पहले माइनस वन हुई, फिर बॉडी की वेलोसिटी माइनस टू, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जब हम राइट साइड मूव करते हैं तब वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो फिर बॉडी यहाँ पे आ गई, फिर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, फिर बॉडी की वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड होगी। तो बॉडी ने क्या किया, यहाँ से मूव करना शुरू किया और फिर बॉडी ने
2 मीटर पर सेकंड आके यहाँ पे मूव कर दिया। तो यहाँ से बॉडी चली थी, वहीं पे आके क्या किया, वहीं पे आके बॉडी ने वापस आ गई, तो इसलिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। पहले -2 यहाँ पे बॉडी थी, यहाँ पर वो गई -2 हो गई, और फिर वो आगे मूव करना शुरू हुई, फिर उसकी वेलोसिटी 1 होगी, फिर उसकी वेलोसिटी 2 होगी। तो यहाँ से बॉडी चली थी और यहीं पे बॉडी आके वापस रुक गई, इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 हो गया। तो मैथमेटिकली भी मैंने आपको बता दिया और आपको प्रैक्टिकल प्रूफ करके भी दिखा दिया कि जहाँ से बॉडी स्टार्ट किया था मूव करना, क्योंकि माइनस वेलोसिटी थी इसलिए बॉडी लेफ्ट साइड मूव करना शुरू की, और जब वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होती है फिर क्या होगा, वो फिर बॉडी राइट साइड मूव करना शुरू हुई। तो जहाँ से बॉडी चली थी वहीं पे उसकी बॉडी ने आके वो वापस आ गई। तो जब आप जानते हैं कि जहाँ पे बॉडी स्टार्ट कर वहीं पे आके वापस आ जाए तो वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। Hence displacement is 0 since body first move backwards and then forwards। पहले बॉडी बैकवर्ड मूव करती है तो अब उसकी वेलोसिटी -2 होगी, फिर बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, +2। सो बॉडी रीचेज इट्स मीन पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म आर कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन हमारा वेरिएबल हो जाता है फिर हम इन इक्वेशंस को हम यूज़ नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हमारे जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि वो वेरिएबल होता है। तो डेली लाइफ के लिए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। न्यूटन की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन वो यही होंगी, या डेली लाइफ के लिए इक्वेशंस ये हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता बल्कि चेंज होता रहता है। तो डेली लाइफ के लिए हम ये वाले इक्वेशंस यूज़ करेंगे, और जहाँ पर फोर्स वो 0 हो या रिजल्टेंट फोर्स से 0 तब हम ये वाली फोर्सेस को यूज़ करेंगे। ये वाली फोर्सेस तब यूज़ होती है जब फोर्सेस का नेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की कंडीशन ये है कि जो फोर्सेस का जो नेट है वो क्या हो, वो 0। जब रिजल्टेंट फोर्स से 0 होती है तब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। तो डेली लाइफ में जो एफ नेट वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो डेली लाइफ होती है वहाँ पर एफ नेट जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। एफ नेट डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है वहाँ पर वो फिर हम इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकेंगे बल्कि ये वाले इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन ये हमेशा ये ऑलवेज ट्रू होती हैं। ये आप चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो चाहे वेरिएबल वेलोसिटी हो, ये हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा ट्रू होंगी। चाहे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे चाहे बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करें, ये दोनों से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी ये सॉल्व हो सकती है, ये वैलिड है, और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए भी ये वैलिड है। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चंस को याद रख ले तो भी आपके आंसर्स ठीक आएंगे। और ये आंसर ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वेरिएबल वेलोसिटी के लिए ये फेल हो जाती हैं, लेकिन छोटी बुक्स में यही इक्वेशन वो हमें देता है। लेकिन इन रियलिटी जो न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन वो ये वाली हैं, क्योंकि ये हर एक कंडीशन के लिए ये वैलिड है। इनको अगर आप याद कर ले तो फिर आपका हर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको याद करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। जब हमारा कनकेव अपवर्ड होता है यानी किस तरह का होता है, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, वो हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ये ग्राफ के लिए आपको दिखाया कि अगर आपको ग्राफ इस तरह का मिलता है और आपको बताता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव पे वो टिक करेंगे। When acceleration and velocity have same signs, then speed increases। यानी कि जब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो और स्पीड भी पॉजिटिव हो तब हमारी वो क्या होती है, बॉडी उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपने देखा होगा कि फ्री फॉल में जब बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ पर जो -d हम लेते हैं, लेकिन जो v है वो हम क्या लेते हैं, वो हम प्लस लेते हैं। यहाँ पे हम जो v होता है वो हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जब बॉडी नीचे से ऊपर मूव करती है
तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ पर जी का वैल्यू साइन नेगेटिव होता है, वी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की अपोजिट साइन होता है, तब स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब सेम साइन होता है, तब स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो फिर एज फॉर डाउनवर्ड कनकेव, अगर ग्राफ इस तरह का बना तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन स्लोप इज नेगेटिव। अगर जो ग्राफ है उसमें जो थीटा की है वैल्यू वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है स्लोप हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और मतलब क्या, वो हमारी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, तभी स्लोप नेगेटिव आएगी। व्हेन थीटा इज कांस्टेंट देन स्लोप इज कांस्टेंट। जब थीटा कांस्टेंट हो तो स्लोप कांस्टेंट होती है, और जब स्लोप कांस्टेंट हो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। सिंपल वे में जब हमारा थीटा कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जीरो होगा, और वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ग्राफ की मदद से आप बता सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। जब हमारा जो स्लोप है वो इस तरह की हो तो यहाँ पर थीटा जो है वो हमेशा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि 90 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 90 होता है। तो ये लाइन इससे पहले पहले है, तो ये सारा यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट फिर बन जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, वो हमारा नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर हमारी जो स्लोप है वो इस तरह के बने, क्योंकि अब ये 90 डिग्री को क्रॉस कर गया है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये आपने रूल याद करना है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अपोजिट साइन होंगे तब हमारी जो स्पीड होती है वो डिक्रीज होती है। द एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया होगा वी टी डिस्प्लेसमेंट वो हमें हमेशा क्या देगा, वो हमेशा हमें जो स्लोप होगी वो हमेशा क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट देगी, क्योंकि वेलोसिटी का ताल्लुक किससे है, डिस्प्लेसमेंट से है, तो इसलिए वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट ही दे सकती है। ये याद रखने का तरीका है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू परपेंडिकुलर। एरिया अंडर ए टी, अगर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स रेशियो टाइम के ग्राफ दरमियान है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, और इसकी स्लोप हमें क्या देगी, इसकी स्लोप हमें जर्क देगी। तो आप ये इससे याद रख सकती हैं कि जो एक्सेलेरेशन वो हमें चेंज इन वेलोसिटी ही दे सकता है, तो इसका जो एरिया वो मतलब चेंज इन ग्राफ वेलोसिटी है, उसकी जो स्लोप होगी, स्लोप कैसे होती है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होता है, ये जर्क के इक्वल होता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखो वी ए बी इज इक्वल, तो उसका मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। तो ये एक सॉल्व करने के लिए आसान सा फार्मूला है कि जहाँ पे भी वी ए बी हो तो उसका मतलब है आपने वी ए में से बी को माइनस करना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपके कंसेप्ट मज़ीद अच्छे हुए होंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि मेरे जितने भी मैं लेक्चर्स न्यू बनाऊँ आपको फ़ौरन पहुँच जाए बिना वेट किए। और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपनी सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।